जब किया जाता है तो इस संबंध में जो पंजी प्रविष्टियां दी जाती है वो इस प्रकार है। अघोषित संपत्ति के संबंध में जब अघोषित संपत्ति कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अघोषित दायित्व के संबंध में एंट्री की जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अघोषित संपत्ति यदि कोई साझेदार ले लेता है तो हम पंजी प्रविष्टि करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यदि अघोषित दायित्व का भुगतान किसी साझेदार द्वारा किया जाता है तो हम जनरल एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वसूली व्ययों के भुगतान के संबंध में जो पंजी प्रविष्टियां की जाती है वो होंगी, अगर वसूली व्यय का नगद भुगतान किया जाता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। यहाँ पर हम उस साझेदार के हिस्से की में लिखेंगे जिस साझेदार के द्वारा वसूली व्यय का भुगतान। कमीशन का भुगतान करने पर जनरल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि वसूली खाता बंद करना हो और लाभ हुआ हो फर्म को तो लाभ की दशा में जनरल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट फर्म में, तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। वसूली खाते का प्रारूप इस प्रकार होगा। वसूली खाते के डेबिट साइड में हम सबसे पहले विविध संपत्ति यानी कि सन्ड्री एसेट्स की एंट्री करेंगे। सन्ड्री एसेट्स अब जो इस पूरे चैप्टर का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, यह हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण एक खाता जो हम बनाने जा रहे हैं वो होगा पुनर्मूल्यांकन खाता। अब पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है और ये क्यों बनाया जाता है, किस तरह से हम इसको बनाते हैं और पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते समय किस किस बात का हमको ध्यान में रखना है, हमको ये सब बात हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हम कि पुनर्मूल्यांकन खाता का कॉन्सेप्ट क्या है। जब हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे तो किन किन अवधारणाओं को अपने दिमाग में रखेंगे। यहाँ पर जो पुनर्मूल्यांकन होता है वो वास्तव में संपत्ति और दायित्व का होता है, क्योंकि एक साझेदार फर्म से निवृत्त हो रहा है या मृत होकर वो अलग हो रहा है, फर्म से अलग हो गया, तो उस तिथि तक, निवृत्ति या मृत्यु की तिथि तक फर्म की पूरी संपत्ति और दायित्व की क्या स्थिति थी, इसको देखने के लिए हम पुनर्मूल्यांकन खाते का निर्माण अगर कर रहे हैं तो हम यहाँ पर जो फर्म की संपत्तियां हैं, स्थायी संपत्तियां जो है और जो दायित्व है, उनमें क्या उतार चढ़ाव, क्या फ्लक्चुएशन आ रहा है, संपत्ति में कमी या वृद्धि या फिर दायित्व में कमी या वृद्धि, केवल इन दो पहलुओं को हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। एक और कंसेप्ट हम ध्यान में अगर रखते हैं तो पुनर्मूल्यांकन खाता अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो कभी भी मिस्टेक होने की संभावना नहीं रहेगी। आपको यहाँ पे 4 बिंदुओं को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको देखना है कि संपत्ति के मूल्य में क्या हुआ है, कमी या वृद्धि। साथ ही साथ आपको अकाउंटेंसी का गोल्डन रूल भी फॉलो करते चलना है। अगर हम पहला कंसेप्ट देखें तो अगर हम देखते हैं कि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई है, यानी कि बैलेंस शीट में जो अमाउंट दी हुई है, समायोजन वाली अमाउंट जो है उससे ज़्यादा है, संपत्ति के मूल्य में अगर वृद्धि हुई है तो जाहिर सी बात है संपत्ति के मूल्य में होने वाली वृद्धि फर्म के लिए लाभ है। और क्योंकि ये लाभ है तो अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल हम इसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो अगर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो वृद्धि की राशि को हमको पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट साइड में लिखना है। दूसरा कंसेप्ट, अगर संपत्ति के मूल्य में कमी होती है तो क्योंकि कमी हो रही है इसलिए एक प्रकार की हानि है, और क्योंकि ये हानि है तो इसको हमको पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में लिखना है। अब अगर हम दायित्व की बात करें तो हमको ये चेक करना है, ये देखना है कि दायित्व के मूल्य में कमी हुई है या वृद्धि हुई है। यहाँ हम थर्ड स्टेप में देख रहे हैं कि मान लीजिए दायित्व के मूल्य में कमी हुई है। अब दायित्व है हमारा, लायबिलिटी है हमारी, लायबिलिटी अगर कम हो जाए, दायित्व अगर हमारा कम हो जाए, किसी को हमको 5,000 देना था, अब हमको उसको सिर्फ 3,000 रुपये ही देना है, तो यहाँ पर हमको लाभ हो रहा है। अब दायित्व के कमी होने पर क्योंकि हमको लाभ हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल हम इस लाभ की राशि को पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। चौथा कंसेप्ट, अगर जस्ट अपोजिट, अगर दायित्व के मूल्य में वृद्धि हो गई, किसी लेनदार को हमको 5,000 रुपये देना था लेकिन ब्याज सहित अब वो हमसे 8,000 रुपये की मांग करता है, तो यहाँ पर जो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, दायित्व के मूल्य में वृद्धि हो गई,
वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हानि है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस है हमारे लिए। तो संपत्ति का मूल्य अगर, दायित्व का मूल्य अगर बढ़ जाता है और हानि होती है, तो वो जो डिफरेंस के अमाउंट है, ये हम कह सकते हैं कि जितने की वृद्धि हुई है सिर्फ उतनी ही राशि को हमको यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में लिखना है। तो अगर इन चार कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से फॉलो करते हुए पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं, तो मिस्टेक होने की जो गुंजाइश होती है वो बहुत कम हो जाती है। अब अगला हमको देखना है कि जब हम इस तरह का पुनर्मूल्यांकन खाता यहाँ पर बनाएंगे तो वहाँ पर हम कौन कौन सी पंजी प्रविष्टि यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। आइए देखते हैं कि जब संपत्ति और दायित्व का मूल्य बढ़ता या घटता है तो किस किस तरह की पंजी प्रविष्टियाँ दी जाती हैं। इसके अंतर्गत जो मदें आएंगी वो होंगी डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल, गुडविल, इन्वेस्टमेंट। इसके साथ ही यहाँ पर हम स्टॉक लिखेंगे, तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू स्टॉक, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू कैश अकाउंट, यानी इसके अंतर्गत हम लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस। टू कैश अकाउंट, इसके अंतर्गत हम लिखेंगे क्रेडिटर्स के अमाउंट। तो हमने देखा कि संपत्ति के मूल्य में कमी और वृद्धि से कुछ अलग अलग तरह की पंजी प्रविष्टियां दी जाती है। इनको हमको याद करने या रटने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम अकाउंटेंसी का गोल्डन रूल फॉलो करते जाएंगे और पहले मैंने आपको जो चार कंसेप्ट बताए वो अगर आपका क्लियर है तो उसके आधार पर खुद आप उस जनरल एंट्री का निर्माण कर सकते हैं। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। आ, ब और सा अपनी पूंजी के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। 31 दिसंबर 2006 को उनका स्थिति विवरण इस प्रकार था। दायित्व के अंतर्गत लेनदार 3050 के थे। पूंजी ए की 2000, बी की 1500 और सी की 1500, यानी कुल मिलाकर 5000 थी। इस प्रकार संपत्तियों के अंतर्गत बैंक शेष 350, देनदार 3500, स्कंध 1500, यंत्र 2500 और उपस्कर यानी फर्नीचर 200। कुल मिलाकर इनका जो बैलेंस शीट था उसका टोटल 8050 था। समायोजन के अंतर्गत हम देखते हैं कि उस दिन सा फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1800 पर किया गया। स्कंद का मूल्य 2000 रुपए, यंत्रों का मूल्य 1500 रुपए और उपस्कर का मूल्य 1000 रुपए किया गया। संदिग्ध ऋण के लिए 500 रुपए संचिति का निर्माण करना निश्चित किया गया। यहाँ पर हमें समायोजन एवं पंजी प्रविष्टियां देनी है। यहाँ सबसे पहले हम पुनर्मूल्यांकन खाते का निर्माण करेंगे, क्योंकि पुनर्मूल्यांकन खाते में हमने देखा कि जब भी कोई संपत्ति यानी कि स्थायी संपत्ति का मूल्य कम होता है वो हमारे लिए एक प्रकार की हानि है और उसे हम डेबिट साइड में लिखते हैं, और अगर संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो वो एक प्रकार का लाभ है और उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पूरे समायोजन में जो रहतिया है फर्म का वो 2000 हो गया, जबकि अगर हम बैलेंस शीट में रहतिया देखें तो यहाँ पर जो रहतिया था वो 1500 था। अब क्योंकि जो रहतिया है, स्टॉक है, वो 1500 से बढ़कर 2000 रुपए हो गया, यानी कि यहाँ संपत्ति में वृद्धि हुई है। और कितने की वृद्धि हुई है? 1500 से 2000 हो जाने का मतलब है कि 500 रुपए की वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले हम इसे क्रेडिट साइड में लिख लेंगे, स्कंद खाता को 500। दूसरा यहाँ पर हम एडजस्टमेंट देखते हैं कि मशीन का जो मूल्य है वो 1500 रुपए हो गया। तो अगर हम अपनी बैलेंस शीट में देखें तो पहले जो मशीन थी वो 2500 की थी और अब ये मशीन हो गई 1500 की, यानी कि मशीन के मूल्य में 1000 रुपए की गिरावट आई है। अब क्योंकि मशीन स्थायी संपत्ति है और मशीन का मूल्य कम हुआ है, यानी कि एक प्रकार की हानि है और इसे हम पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में लिखेंगे 1000 रुपए। यहाँ हमको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ डिफरेंस के अमाउंट को हमको लिखना है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि जितने की कमी या जितने की वृद्धि हुई है सिर्फ उस राशि को ही हमको यहाँ पर दर्शाना है। तो क्योंकि मशीन का मूल्य 2500 से 1500 हो गया, यानी 1000 रुपए की कमी हुई है और इसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे मशीन खाता से 1000। अगले समायोजन में हम देख रहे हैं कि फर्नीचर का मूल्य 100 रुपए कर दिया गया, जबकि फर्नीचर का मूल्य पहले 200 रुपए था और अब वो कम होकर 100 रुपए हो गया।
यानी कि फर्नीचर एक संपत्ति है जिसके मूल्य में 100 रुपए की गिरावट आई है, कमी आई है और ये एक प्रकार की हानि है। इसलिए हम इसको पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में लिखेंगे फर्नीचर खाता से और अमाउंट लिखेंगे 100 रुपए, यानी जितनी राशि कम हुई है सिर्फ उतनी ही राशि हमको यहाँ पर लिखना है। अब क्योंकि इसके अलावा अन्य किसी प्रकार का समायोजन यहाँ पर है नहीं, इसलिए हम डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके बैलेंस निकाल लेंगे, जिसे कि हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसके डेबिट साइड का जो टोटल है वो है 1100 और क्रेडिट में है 500। जब हम इसका बैलेंस निकालते हैं तो ये आता है 600। इसे हमें साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करना है, तो इसे हम ए, बी और सी के पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे। और क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि अ, ब और स अपनी पूंजी के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं, तो हम पूंजी का अनुपात निकाल लेंगे। पूंजी का अनुपात निकालने के लिए हम जो अ, ब और स की बैलेंस शीट की पूंजी है, यानी कि 2000, 1500 और 1500, उसके आधार पर जब हम पूंजी का अनुपात निकालेंगे तो यह हमें 4, 3 और 3 का अनुपात निकल जाएगा। मतलब 600 गुणित 4/10 240, 600 गुणित 3/10 180, 600 गुणित 3/10 180। तो ये जो राशि बैलेंस की आई वो साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित हो जाएगी। अब हम जब साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे तो जैसा कि हमने साझेदारों के पूंजी खाते के प्रारूप में देखा था, ठीक इसी तरह सबसे पहले हम साझेदारों के पूंजी खाते में पुरानी बैलेंस शीट का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, जो कि बैलेंस यहाँ पे हमको दिख रहा है पूंजी का ए का 2000, बी के लिए है 1500 और सी के लिए है 1500। ठीक इसी प्रकार हम पुनर्मूल्यांकन खाते का भी बैलेंस यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे, जो कि क्रेडिट साइड में आया है। तो ये हो जाएगा हमारा 240, 180 और सी के लिए भी 180। अब हम यहाँ पर समायोजन में देखते हैं कि पूंजी से संबंधित और कौन से समायोजन यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि जो ख्याति में जो रिटायर होने वाला साझेदार है सी, उसका हिस्सा क्या है। तो फर्म की ख्याति का मूल्यांकन क्योंकि 1800 रुपए से किया गया है और इसमें सी जो कि फर्म से रिटायर हो रहा है, अगर हम उसका हिस्सा कैलकुलेट करें तो 18,000 गुणित 3/10 के हिसाब से ये जो सी का जो हिस्सा होगा वो 540 रुपए आएगा। अब क्योंकि ये जो 540 रुपए सी के हिस्से की ख्याति है, उसको हमको जो बचे हुए साझेदार है यानी ए और बी, उन दोनों का जो अनुपात है उसमें समायोजित हमको इसको कर देना है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो समायोजन की यहाँ पे प्रविष्टि होती है वो होगी ए का पूंजी खाता डेबिट, बी का पूंजी खाता डेबिट, सी के पूंजी खाता से। तो इस प्रविष्टि के आधार पर हम साझेदारों के पूंजी खाते के डेबिट साइड में लिखेंगे सी के पूंजी खाता से। तो ए के अंतर्गत जो अमाउंट आएगी वो 309, बी के अंतर्गत जो अमाउंट आएगी वो 231 रुपए आएगी। इसी की हम जब विपरीत प्रविष्टि करेंगे, क्योंकि हमारी जनरल एंट्री थी ए का पूंजी खाता डेबिट, बी का पूंजी खाता डेबिट, सी के पूंजी खाता से, तो जब हम इसकी विपरीत प्रविष्टि करेंगे तो हम साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट साइड में लिखेंगे ए के पूंजी खाता को और सी के कॉलम में हम इसकी अमाउंट 309 लिखेंगे और बी के पूंजी खाता को यानी सी के कॉलम में हम इसकी 231 रुपए की अमाउंट लिखेंगे। अब साझेदारों की पूंजी खाते में क्योंकि किसी प्रकार का समायोजन नहीं बचा, तो अब हम निकालेंगे इसका बैलेंस। सबसे पहले सी जो कि रिटायर हो रहा है उसका बैलेंस निकाल के हम ये देखेंगे कि क्या हमको सी को कुछ राशि वापस करनी है या हमको उससे कुछ राशि वापस लेनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सी का पूंजी खाता जो है उसका जो क्रेडिट टोटल है वो है 2040 और डेबिट में मात्र 180 रुपए है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 1860 रुपए जो है वो सी के लोन अकाउंट में ऋण खाते में हस्तांतरित हो जाएगा। अगर हम बी के कैपिटल अकाउंट की बात करें तो वो 1500 है क्रेडिट साइड में और डेबिट अगर हम उसका बैलेंस 180 और 231 माइनस करते हैं तो बी का बैलेंस होता है 1089 रुपए।
अगर हम ए का बैलेंस निकालें तो क्रेडिट साइड में क्योंकि 2000 की अमाउंट है और डेबिट की अमाउंट यानी 240 और 309 को माइनस कर देते हैं तो जो बैलेंस बचता है वो 1451 रुपए बचता है। अब क्योंकि हमें बैलेंस प्राप्त हो गया है ए और बी का और हमने देखा कि सी का जो है वो अकाउंट जो है वो 1860 रुपए से लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, तो अब हम इसकी जनरल एंट्री कर लेंगे। जनरल एंट्री में हम उन्हीं बिंदुओं को जनरल एंट्री हम उन्हीं बिंदुओं के आधार पर करेंगे जिन बिंदुओं के आधार पर हमने पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया है और पूंजी खाते में जो हमने पोस्टिंग की है। तो सबसे पहले क्योंकि हमने देखा कि स्टॉक की जो वैल्यूएशन है रहतिया जो है वो पहले था 1500 रुपए और बाद में उसकी वैल्यू 2000 हो गई, यानी कि 500 रुपए उसके मूल्य में बढ़ोतरी हुई है और क्योंकि ये लाभ है हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री की है, तो यहाँ पर ये जनरल एंट्री हो जाएगी स्कंद खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाता से 500 रुपए से एंट्री होगी। दूसरा हमने देखा कि मशीनरी में वृद्धि हुई है और हमने इसकी पोस्टिंग जो है वो पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में की है, तो पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट मशीनरी खाता से 1000 रुपए से इसकी एंट्री हो जाएगी। तीसरा हमने देखा कि फर्नीचर की राशि में 100 रुपए की कमी हुई है और पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में हमने इसकी प्रविष्टि की है, यानी कि यहाँ पे ये जनरल एंट्री हो जाएगी पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट फर्नीचर खाता से और 100 रुपए से इसकी एंट्री हम करेंगे। फिर जब हम गुडविल को एडजस्ट करेंगे तो हम जो सी के हिस्से की गुडविल की अमाउंट थी जो हमने कैलकुलेट की थी 540, उसे ए और बी के हिस्से में हम बांट देंगे, यानी कि ए का पूंजी खाता डेबिट 309, बी का पूंजी खाता डेबिट 231 और सी के पूंजी खाता से यानी 540 ये हमने निकाला था। अब जो पुनर्मूल्यांकन खाते की हानि है क्योंकि वो पूंजी खाते में ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए इसके लिए हम पंजी प्रविष्टि करेंगे ए का पूंजी खाता डेबिट, बी का पूंजी खाता डेबिट, सी का पूंजी खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाता से। यहाँ पर अमाउंट ए के लिए 240, बी के लिए 180 और सी के लिए 180 आएगी और कुल जो हानि की जो राशि है यहाँ पर वो 600 रुपए है। शशि, सूर्यकांत तथा रमाकांत एक फर्म में साझेदार हैं जो क्रमशः 1/2, 1/3, 1/6 के अनुपात में लाभ हानि वितरित करते हैं। इनका स्थिति विवरण दिया गया है जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि इनका जो दायित्व है वो है देय विपत्र 6400, लेनदार 12500, पूंजी यहाँ पर दी गई है शशिकांत की 40,000, सूर्यकांत की 25,000 और रमाकांत की 20,000, 85,000 अब तक फर्म की कुल पूंजी है। लाभ हानि का लेखा का जो बैलेंस है वहां पर ये चिट्ठे में 4500 से दर्शाया गया है। संपत्ति साइड हम देखें तो हस्तस्थ रोकड़ 150, अधिकोष रोकड़ यानी कि बैंक में रोकड़ 25,500, प्राप्त विपत्र 5,400, देनदार 17,800, स्कंध 22,300, उपस्कर 3,500, संयंत्र आदि 9,750 और भवन 24,000 रुपए के हैं। समायोजन पर एक नजर डालें तो शशिकांत दिनांक 30 जून 2006 से अवकाश ग्रहण करता है तथा उसके अंशों का मूल्यांकन सार्थ की संपत्ति का निम्न प्रकार से मूल्यांकन करके किया गया। स्कंद 20,000 रुपए पर, उपस्कर 3,000 रुपए पर, संयंत्र 9,000 पर, भवन 20,000 पर और संयुक्त संदिग्ध ऋण के लिए 850 रुपए पृथक कर दिए गए। यहाँ फर्म के ख्याति का मूल्यांकन 6,000 रुपए निश्चित किया गया। शशिकांत को अवकाश ग्रहण करने पर 11,050 रुपए जो है वो रोकड़ और शेष जो राशि बचती है वो 3 समान वार्षिक प्रभागों में 5% वार्षिक वृद्धि सहित दिया जाएगा। यहाँ पर हमें पूंजी खाता और शशिकांत का ऋण लेखा तैयार करना है। तो सबसे पहले क्योंकि पूंजी खाते के लिए हमें पुनर्मूल्यांकन की जरूरत पड़ेगी, पुनर्मूल्यांकन का जो बैलेंस होता है वो साझेदारों की पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम समायोजनों के आधार पर पुनर्मूल्यांकन खाते का निर्माण यहाँ पर करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि स्कंद जो कि बैलेंस शीट में यहाँ 22,300 रुपए से दर्शाया गया है और समायोजन में उसे 20,000 रुपए कर दिया गया है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2300 रुपए की हानि जो है वो स्कंद के संबंध में हो रही है। अब क्योंकि ये हानि है तो इसे हम पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में 2300 रुपए लिखेंगे। दूसरा समायोजन अगर हम देखें तो उपस्कर को हम देख रहे हैं, यानी कि फर्नीचर को हम देख रहे हैं कि जो बैलेंस शीट है उसमें जो फर्नीचर है वो 3,500 रुपए का दर्शाया गया है, लेकिन समायोजन में इसी फर्नीचर को 3,000 रुपए कर दिया गया है।
यानी कि यहाँ पर यह स्पष्ट हो जा रहा है कि फर्नीचर के मूल्य में 500 रुपए की कमी आई है। अब क्योंकि फर्नीचर एक संपत्ति है और संपत्ति के मूल्य में कमी आई है, यानी कि यह हानि है 500 रुपए की, और अगर ये हानि है तो इसे हम पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में लिखेंगे। तीसरा, अगर हम मशीनरी को देखें तो मशीन अब जो है वो 9000 की हो गई है। पहले यही मशीन जो बैलेंस शीट में थी तो ये 9750 रुपए की थी। तो क्योंकि 9750 की मशीन का मूल्य घटकर 9000 हो गया, यानी ये संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी है, और क्योंकि कमी है यानी कि हानि है, इसलिए ये लाभ पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो केवल डिफरेंस के अमाउंट को हम लिखते हैं, या फिर कहा जाए तो जितने की कमी हुई है या जितने की वृद्धि हुई है, केवल उतनी ही एंट्री हमको पुनर्मूल्यांकन खाते में करनी पड़ती है। अक्सर स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी अमाउंट लिखी जाए, बैलेंस शीट की लिखी जाए कि एडजस्टमेंट की लिखी जाए। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ या तो डिफरेंस अमाउंट समझेंगे आप कि डिफरेंस अमाउंट को लिखना है, जैसे 9750 माइनस 9000 यानी कि 750, या फिर आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि कितनी राशि की कमी हुई है या कितनी राशि की वृद्धि हुई है, सिर्फ उतनी ही राशि से आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। तो यहाँ पर हम 750 रुपए से एंट्री करेंगे मशीनरी की। भवन को अगर हम देखें तो भवन जो 24,000 का था अब वो हो गया है 20,000 का, यानी भवन के मूल्य में 4,000 रुपए की कमी आई है। तो जितने की कमी आई है यानी 4,000 की, तो सिर्फ उतने से ही हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। दूसरी बात कि भवन जो है वो पहले 24 का था अब 20 का हो गया, यानी कि 4,000 रुपए की इसमें कमी आई है, और कमी आई है यानी कि हानि हुई है, तो उसे हम पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में भवन खाता से लिखेंगे और 4,000 से ही इसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि अब किसी प्रकार के संपत्ति और दायित्व के बारे में यहाँ पर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन संदिग्ध ऋण के बारे में ये बताया गया है कि 850 रुपए पृथक किए गए। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि 850 रुपए का आयोजन संदिग्ध ऋणों के लिए किया गया। तो क्योंकि संदिग्ध ऋणों के लिए हम आयोजन कर रहे हैं, इसलिए इसको पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में हम 850 रुपए से इनकी एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर हमारे जो समायोजन थे संपत्ति और दायित्व में कमी या वृद्धि के, वो समाप्त हो जाते हैं। तो अब हम इस अकाउंट को पुनर्मूल्यांकन खाते को बंद करेंगे, और हम देखते हैं कि यहाँ पर क्रेडिट साइड में किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि नहीं हुई है, सारी प्रविष्टियां डेबिट में है। तो यहाँ बैलेंस निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है हमको, और पूरा का पूरा टोटल जो डेबिट का है 8,400 वो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा 8,400 साझेदारों के पूंजी खाते में स्थानांतरित हो जाएगा। अब इस 8,400 को हम किस अनुपात में साझेदारों के पूंजी खाते में स्थानांतरित करते हैं, तो जो हमको अनुपात दिया गया है प्रारंभ में 1/2, 1/3, 1/6, इसी अनुपात में हम इसको विभाजित करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इस अनुपात को व्यवस्थित कर लेंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/2, 1/3 और 1/6 लिखा गया है। तो क्योंकि जो मैक्सिमम हर में जो है वो 6 है, तो हम बाकी जो दो अनुपात है शशिकांत और सूर्यकांत के, उनको भी हम उनके हर को भी हम 6 बना लेंगे। तो ऐसा करने के लिए हम शशिकांत का जो भाग 1/2 है उसको हम, क्योंकि हमको हर 6 लाना है, तो जब हम 3 से नीचे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से हमको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका भाग हो गया 3/6। दूसरा हम देखते हैं सूर्यकांत का भाग 1/3 था, तो ये जो हर का 3 है इसको 6 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम हर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको अंश को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका भाग हो जाएगा 2/6, और रमाकांत का भाग ऑलरेडी 1/6 यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो हमारा अनुपात हो जाता है ये हो जाता है 3:2:1। तो ये जो 8,400 की अमाउंट है, इसे हम शशिकांत, सूर्यकांत और रमाकांत में जब बांटेंगे तो शशिकांत को 4,200, सूर्यकांत को 2,800 और रमाकांत को 8,400 रुपए मिलेगा। अब क्योंकि पुनर्मूल्यांकन खाता हमने कंप्लीट कर लिया है, तो पुनर्मूल्यांकन खाते के आधार पर हम साझेदारों के पूंजी खाते का निर्माण करेंगे। साझेदारों के पूंजी खाते के निर्माण के लिए सबसे पहले हम बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर हम बैलेंस शीट में देख रहे हैं कि जो साझेदारों का बैलेंस है गत वर्ष का, वो है 40,000 शशिकांत का, 25,000 सूर्यकांत का और 20,000 रमाकांत का।
दूसरा, जब हमने यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाते का निर्माण किया तो हम देखते हैं कि इसका जो डेबिट बैलेंस आया है वो है शशिकांत के हिस्से में 4200, सूर्यकांत के हिस्से में 2800 और रमाकांत के हिस्से में 1400। तो इसे हम डेबिट साइड में लिख लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर बैलेंस शीट में दर्शाया गया है कि 4500 रुपए का लाभ हानि का भी बैलेंस यहाँ पर बचा था, तो वो जो 4500 रुपए की लाभ हानि है, अब क्योंकि ये जो बैलेंस शीट है ये शशिकांत के निवृत्त होने के पहले की है, तो ये शशिकांत सहित सभी साझेदारों में ये वितरित की जाएगी लाभ हानि की राशि, और इसका वितरण का अनुपात वही होगा जो अभी तक हम यहाँ पर अनुपात का प्रयोग करते आ रहे हैं, यानी कि 3:2:1 में जब हम 4500 लाभ हानि की राशि का वितरण करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रेडिट साइड में लाभ हानि खाता को शशिकांत के हिस्से में 2250 और सूर्यकांत के हिस्से में 1500 और रमाकांत के हिस्से में 750 रुपए की अमाउंट आएगी। अब यहाँ पर हम एक चीज और देख रहे हैं कि प्रश्न में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि शशिकांत को अवकाश ग्रहण करने पर 11,050 रुपए की रोकड़ यहाँ पर दी जाएगी तथा शेष जो है वो समान 3 वार्षिक प्रभागों में दिया जाएगा। तो जो हमने उनको पेमेंट कर चुका है 11,050 रुपए, पहले उसकी हम एंट्री कर लेते हैं। तो क्योंकि ये पेमेंट शशिकांत को दी जा रही है तो जनरल एंट्री होगी शशिकांत डेबिट टू कैश। इसके बेस पे हम साझेदारों के पूंजी खाते के डेबिट साइड में शशिकांत में इसके हिस्से में लिखेंगे रोकड़ खाता से 11,050। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन जो है वो 6,000 रुपए से किया गया। अब क्योंकि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 6,000 रुपए है और इसमें जो रिटायर होने वाला साझेदार है यानी कि शशिकांत, अगर उसके हिस्से को हम अलग कर देते हैं, यानी शशिकांत का हिस्सा निकालने के लिए हम 6,000 गुणित 3/6 अगर करते हैं तो हमको 3,000 रुपए जो है वो शशिकांत के हिस्से की अमाउंट यहाँ मिल जाती है। और उस 3,000 रुपए के हिस्से के अमाउंट को जो बचे हुए साझेदार है उनमें एडजस्ट करना है। तो वो किस अमाउंट में हमको एडजस्ट करना, किस अनुपात में हमको एडजस्ट करना है, जो हमारे पास बचा हुआ अनुपात है। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इनका अनुपात है वो है 3:2:1। अब यहाँ पर क्योंकि शशिकांत रिटायर हो गया तो जो नया अनुपात बना इनका वो हो गया 2:1। तो 3,000 रुपए ख्याति की राशि जो शशिकांत के हिस्से की थी उसे हम 2:1 में सूर्यकांत और रमाकांत को जब वितरित करेंगे तो 2,000 रुपए सूर्यकांत के हिस्से में आएगा और 1,000 रुपए रमाकांत के हिस्से में आएगा, जिसकी अगर हम पंजी प्रविष्टि देखें तो वो होगी सूर्यकांत का पूंजी खाता डेबिट, रमाकांत का पूंजी खाता डेबिट, शशिकांत के पूंजी खाता से। तो यहाँ पर हम सूर्यकांत और रमाकांत के पूंजी खाते को क्रेडिट साइड में लिखकर शशिकांत का जो पूंजी खाता है वहां पर हम सूर्यकांत को 2,000 रुपए दे रहे हैं और रमाकांत को जो 1,000 रुपए दे रहे हैं उसकी प्रविष्टि हम यहाँ पर करेंगे। अब क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री बनती है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो जनरल एंट्री थी वो थी सूर्यकांत का पूंजी खाता डेबिट, रमाकांत का पूंजी खाता डेबिट, तो हम रमाकांत और सूर्यकांत के डेबिट साइड में शशिकांत के पूंजी खाता से लिखेंगे। और क्योंकि सूर्यकांत के हिस्से की अमाउंट 2,000 है तो सूर्यकांत में हम 2,000 और रविकांत के हिस्से की अमाउंट में हम 1,000 की प्रविष्टि करेंगे। अब क्योंकि पूंजी खाते की जो भी एंट्रीज होती थी वो कंप्लीट हो चुकी है तो अब हम निकालेंगे बैलेंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि शशिकांत जो रिटायर होने वाला साझेदार है उसके खाते की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर अगर हम शशिकांत के पूंजी खाते का क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं तो हमें 45,250 रुपए की राशि प्राप्त होती है और इसमें से अगर हम डेबिट को माइनस कर देते हैं यानी कि 4,200 और 11,050 माइनस कर देते हैं तो हमें जो 30,000 रुपए की अमाउंट जो बैलेंस बचेगा वो शशिकांत के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि उसको भविष्य में 3 समान प्रभागों में और 5% वार्षिक वृद्धि के साथ हमको दे होगा। इस तरह से जब हम सूर्यकांत का क्रेडिट बैलेंस देखते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल देखते हैं, तो वहां पर 26,500 हमें धनराशि प्राप्त होती है, जिसमें से अगर हम डेबिट की अमाउंट यानी 2,800 और 2,000 को माइनस कर देते हैं तो 21,700 रुपए हमको बैलेंस प्राप्त हो जाता है सूर्यकांत के लिए।
इसी तरह जो रमाकांत के लिए जब हम टोटल देखते हैं क्रेडिट साइड का, तो वो हमें 20,750 रुपए प्राप्त होता है। इसमें से अगर हम रमाकांत का डेबिट बैलेंस यानी 1400 और 1000 माइनस कर देते हैं, तो हमें 18,350 जो है वो रमाकांत के लिए बैलेंस प्राप्त हो जाता है। तो ये तो हमारा साझेदारों का पूंजी खाता तैयार हो गया। अब इस प्रश्न में जो नया है वो है शशिकांत का लोन अकाउंट, यानी शशिकांत का ऋण खाता बनाना है। हमने प्रश्न में देखा कि जो बची हुई जो राशि है शशिकांत को जो ड्यू अमाउंट जो है उसको हमको 3 किस्तों में देना है, 3 समान किस्तों में हम उसको देने का प्रयास करेंगे और साथ में 5% उसमें वार्षिक वृद्धि, हम कह सकते हैं कि ब्याज भी लगाया जाएगा। तो उसके लिए हम जिस फॉर्मेट का निर्माण करेंगे वो कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो शशिकांत को अमाउंट दी गई है वो अमाउंट है 10,500 की, हमने देखा 11,050 रुपए की, जो हमने देखा था कि हम उसको पूंजी खाते में हम उसको प्रदान कर चुके हैं। अब जो 30,000 रुपए की अमाउंट है वो हम सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि जो चिट्ठा है वो 30 जून 2006 को बंद हो रहा है, तो यहाँ पर 30 जून को बंद हो रहा है, यानी कि 1 जुलाई से नया खाता जो है वो प्रारंभ होगा। तो जब हम 1 जुलाई से नया खाता यहाँ पर प्रारंभ करेंगे तो हम देखते हैं कि शशिकांत के हिस्से का जो बैलेंस है उसको दे जो ड्यू है वो है 30,000 रुपए, जिसे हम क्रेडिट साइड में यहाँ पर लिखते हैं बाय शशिकांत के पूंजी खाता को, जिसे कि हमने पूंजी खाता से ट्रांसफर करके यहाँ पर लाया है। अब क्योंकि प्रश्न में 5% ब्याज के बारे में भी बताया गया है, तो 30 जून को वर्ष के अंत में जब हम इस पर ब्याज देंगे तो 30,000 का 5% एक वर्ष का 1,500 रुपए ब्याज जो है वो देय होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुल जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पर 31,500 रुपए आ जाती है। अब जब हम इनका भुगतान करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि, और यहाँ पर क्योंकि ये जो देय धनराशि है उसे 3 समान किस्तों में देना है, तो 30,000 रुपए की जो धनराशि है उसका 1/3 या 1/3 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इस वर्ष हम शशिकांत को 10,000 रुपए देंगे और साथ में 1,500 रुपए ब्याज देंगे, यानी कि कुल मिलाकर हम 11,500 का भुगतान करेंगे। तो इसे हम शशिकांत के ऋण अकाउंट के डेबिट साइड में रोकड़ खाता से इस प्रकार प्रविष्टि करेंगे। 10,000 उसकी ऋण की राशि और 1,500 जो है वो ब्याज की राशि, यानी कुल मिलाकर 11,500 भुगतान करेंगे। इस तरह से 31,500 जो उसका क्रेडिट टोटल था उसमें 11,500 रुपए का भुगतान करने के बाद अब 20,000 रुपए की राशि और शेष बचती है, जिसे हम वर्ष के अंत में 20,000 रुपए का जो शेष है उसे अगले वर्ष के प्रारंभ में यानी कि 2008-9 में 1 जुलाई को शेष लाया गया करके क्रेडिट साइड में 20,000 रुपए से उसकी प्रविष्टि हम करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि 20,000 रुपए बचा है तो इस 20,000 रुपए पर जब 5% ब्याज लगाया जाएगा तो ब्याज की जो राशि होगी वो 20,000 का 5% यानी कि 1,000 रुपए हो जाएगी, जो कि 30 जून को देय होगा। इस तरह से 21,000 रुपए टोटल शशिकांत को दिए हैं। अब हम इसका भुगतान किस प्रकार से शशिकांत को करेंगे ये हम देखते हैं शशिकांत के ऋण खाते के डेबिट साइड में। सबसे पहले हम रोकड़ खाता से इस प्रकार प्रविष्टि करेंगे और इसकी अमाउंट हम किस तरह लिखेंगे, क्योंकि 30,000 रुपए की राशि को हमने 3 भागों में 3 समान भागों में बांटा है, यानी इस वर्ष भी हम नेट अमाउंट का 1/3 यानी 10,000 रुपए देंगे और जो ब्याज है वो हमारा 1,000 हुआ है, तो 1,000 ये मिला के 11,000 रुपए का भुगतान हम करेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 21,000 रुपए में से 11,000 रुपए का भुगतान हमने कर दिया है। शेष जो राशि उसको दे बची है वो है 10,000 रुपए की। इस तरह से हम इस वर्ष के अंत का खाता बंद कर देंगे और अगले वर्ष के प्रारंभ में यानी कि 2009-10 में 1 जुलाई को जब इस शेष को हम लाएंगे तो ये हमारा शेष 10,000 रुपए का आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि 5% ब्याज हमको फिर से देना है, तो 10,000 का 5% ब्याज जब हम लगाएंगे तो 500 रुपए यहाँ पर ब्याज की राशि होगी। इस तरह से हम देखते हैं कि शशिकांत को जो देय राशि है वो 10,500 हो गई। अब क्योंकि ये तीसरा वर्ष है और केवल 3 ही वर्ष का यहाँ पर समझौता था कि 3 वर्ष में उसको सारी राशि दे दी जाएगी, कोई भी ड्यू नहीं बचेगा,
तो पूरी की पूरी 10,500 की राशि यहाँ हम किस प्रकार देंगे, क्योंकि 1/3 के हिसाब से 10,000 उसको दिया गया और प्लस 500 उसे ब्याज दिया गया, तो कुल मिलाकर 10,500 की राशि का भुगतान शशिकांत को कर दिया गया। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की राशि शेष नहीं बची है।